अध्याय 301। किसी पर भरोसा मत करो। लियो को काल के इस विश्वासघात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसका अभिनय इतना सटीक था और उसकी हत्या करने की मंशा इतनी गहरी दबी हुई थी कि अंतिम क्षणों में भी लियो को एक बार भी यह संदेह नहीं हुआ कि काल उसकी जान के पीछे पड़ा है। पंथ अपनी शुभकामनाएं भेजता है, काल ने छोड़ते हुए यही कहा था, और लियो को इस विडंबना पर हंसी आ गई, जबकि हवा उसके कानों के पास से चीखती हुई गुजर रही थी और ऊपर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। सबसे पहले तो कल्ट ऑफ एसेंशन ने ही उसे इस शापित दुनिया में धकेल दिया था, और अब उसी पंथ के एक सदस्य ने उसे मौत के घाट उतारकर अपना काम पूरा कर दिया। किसी पर भरोसा नहीं, आपको बेहतर पता होना चाहिए था। किसी पर भरोसा नहीं। उसके अवचेतन की गहराइयों से आती आवाजें बार बार उसके कान में फुसफुसा रही थीं, जैसे ही लियो ने अपनी आंखें बंद की और आने वाली सच्चाई को स्वीकार किया। माँ, भाई, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उस पंथ के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि अंत में मैं उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने खुद को समझा था, और इसलिए मैं एक मूर्ख की मौत मर रहा हूँ। उसकी आंख के कोने में एक छोटा सा आंसू बन गया, जो ऊपर की ओर तैरता हुआ हल्का सा चमक रहा था, धुंधली रोशनी की ओर बह रहा था, जबकि नीचे की काली खाई अनंत तक फैली हुई थी और उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए तल्लीन थी। उसे ऐसा लगा मानो वो अनंत काल तक उसके प्यार में डूबा रहा हो। कम से कम 2 मिनट तक लगातार चलने के बाद अचानक एक प्राचीन नदी की सतह से टकराना, जैसे छप छप एक विशाल तोप का गोला ऊपर की ओर उठा। टक्कर इतनी भीषण और बेरहम थी, मानो नदी ने ही अपने जबड़े खोल दिए हो और उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ दिया हो, क्योंकि पानी ने भले ही उसके गिरने की गति को कम कर दिया हो, लेकिन साथ ही उसके शरीर की कई हड्डियों को भी तोड़ दिया हो। सदमे से उसकी पीठ झुक गई, उसकी पसलियां चटक गईं, एक पैर असामान्य कोण पर मुड़ गया और उसकी बाहें बेजान होकर पूरी तरह से बेकार हो गईं। उसकी चेतना पल भर में मंद पड़ गई, फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसके मजबूत शरीर ने यह सुनिश्चित किया कि वो उस पल के हर क्षण को महसूस करे। दर्द का हर पल उसे इतना व्याकुल कर रहा था कि वह चाहता था कि टक्कर लगते ही उसकी मौत हो जाए। मैं अभी तक जीवित क्यों हूं? वो गहराई में डूबते हुए सोचने लगा। उसके विचार, जो कभी तीक्ष्ण और तीव्र थे, अब धीरे धीरे बहने लगे, जैसे शांत पानी पर पत्ते तैरते हैं, मानो एक क्षण के लिए उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। तो बस यही है, हम, महान बॉस, किसी वीरान नदी की तलहटी में मर रहा है, जहां उसे कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। क्या मेरी यात्रा का अंत इसी तरह होगा? यह एक कड़वा विचार था। ये दर्द न तो तर्क से पैदा हुआ था और न ही स्पष्टता से, बल्कि उस असहनीय पीड़ा से पैदा हुआ था जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जबकि उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे और उसके अंग हिलने डुलने के लिए चीख रहे थे। लेकिन अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति उसे हिलने डुलने, तैरने और अपनी जान बचाने के लिए चीख चीख कर कह रही थी। लियो ऐसा कर ही नहीं सका। दर्द ने उससे सब कुछ छीन लिया था, यहां तक कि पलटवार करने का उसका साहस भी। वो धुंधले काले आसमान में ऊपर की ओर देखता रहा, दूर ऊपर की सतह पर उठती लहरों को देखता रहा। धुंधली रोशनी उसके डूबने के साथ साथ मुड़ती और टूटती रही, और एक क्षणिक पल के लिए उन्होंने सचमुच इस पर विचार किया था। वो सोच रहा था कि क्या उसे बस सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उसे छोड़ दो और पानी उसे अपने साथ बहा ले जाए, उसके सीने का दर्द धीरे धीरे शांत हो जाए। उसके दिमाग में चल रहे विचारों को शांत होने दो, क्योंकि उन्हें वास्तव में नहीं लगता था कि यह बहुत बुरा होगा। त्याग करने का अर्थ होगा शाश्वत शांति, अब और संघर्ष नहीं, अब और विश्वासघात नहीं, अब और दौड़ना नहीं, अधिक दर्द नहीं, बस शांति। उसे वर्षों से ऐसी शांति का अनुभव नहीं हुआ था, जिस तरह का स्वाद उसने तब से नहीं चखा था जब उस पंथ ने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। जिस दिन से वो पहली बार कोई और बना, उसकी आंखों में नरमी आ गई, उनकी हृदय गति धीमी हो गई। माँ, भाई, मुझे माफ कर दो। उसे अपने शरीर में आराम महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व ठंड में धुंधलाता जा रहा है। उसे शून्यता का मधुर आकर्षण महसूस हुआ जो उसे और गहराई तक खींच रहा था। और अभी तक उसके भीतर कहीं न कहीं कुछ हलचल हुई। एक भी चीख नहीं, एक भी चीख नहीं, बस एक फुसफुसाहट। अभी तक नहीं, वहां शांति थी, लेकिन यह उसका था। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसकी उंगलियां फड़कने लगी। तुमने अभी तक उन्हें बचाया नहीं है। उसकी छाती कस गई। तुम अभी तक अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं उभरे हो। और उस क्षण जब हवा के आखिरी बुलबुले उसके होठों से निकलकर ऊपर की ओर तैरने लगे, लियो ने फैसला किया, वो जीवित रहेगा, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितने ही लोग उसकी मौत चाहते हो, चाहे खाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो जाए। वो जीवित रहेगा, इसलिए नहीं कि वह ऐसा चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा। सम्राट की उदासीनता उसकी नसों में बर्फ की तरह जम गई।
घबराहट दूर हो गई, छटपटाने की इच्छा कम हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि छटपटाने और संघर्ष करने से वो ऊपर उठने के बजाय केवल नीचे ही गिरेगा। इसके बजाय वो स्थिर खड़ा रहा, लंगड़ा नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा हूं। धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से, उसका टूटा हुआ शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा। पहले कुछ इंच, फिर कई फीट, जैसे जैसे वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सतह के करीब पहुंचता गया। मुझे हिम्मत रखनी होगी, मैं अभी मर नहीं सकता, मैं यहां नहीं मर सकता, उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सतह के करीब पहुंचते समय उन अंतिम कुछ दर्दनाक क्षणों में वो दर्द को अपने चरम पर महसूस कर सकता था। उसके फेफड़ों में जलन हो रही थी, उसका दिमाग आग बबूला हो रहा था, हर चीज में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। और तब सांस फूलना उसने सतह को तोड़ दिया। हवा उस पर किसी धारदार हथियार की तरह लगी, मानो सीधे उसके गले को काट रही हो, और वह खांसते खांसते हौंफने लगा। एक के बाद एक सांसें खींचता गया, हर सांस पिछली से ज्यादा कठिन थी। हालांकि उन्होंने जश्न नहीं मनाया, अभी नहीं, क्योंकि वह जानता था कि सतह तक पहुंचना तो आधी लड़ाई ही थी, जबकि असली संघर्ष तो किनारे तक पहुंचने का था। जीवित रहो, किसी पर भरोसा मत करो, जीवित बचना, किसी पर भरोसा मत करो। लियो मंत्र की तरह बुदबुदाता रहा, जैसे जैसे वह एक के बाद एक स्ट्रोक लगाता गया, असहनीय दर्द को सहते हुए, किसी तरह अपने अंगों को हिलाता हुआ धारा के साथ किनारे की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो एक एक इंच आगे बढ़ता गया, उसके जोड़ों में होने वाला दर्द और भी बढ़ता गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जीने का पक्का इरादा करके वो चलता रहा, किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, क्योंकि भले ही उसका दिमाग इतना सुन्न हो गया था कि उसे अपने शरीर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, फिर भी वो चलता रहा। चलो, बस किनारे तक पहुंचो, बस हिलो। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे परवाह नहीं थी, वो एकाग्रचित होकर लगातार आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अपनी उंगलियों के नीचे एक पत्थर के रगड़ने का एहसास हुआ। उसने खून, दर्द और थकावट की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया। और अंत में उसकी बची हुई आखिरी ताकत भी खत्म हो गई, और उसका शरीर अंधेरे किनारे पर आधा पानी में, आधा जमीन पर लुढ़क गया। धड़ाम वो गिर पड़ा, एक तरफ मुंह करके, मिट्टी में लिपटे हाथ। आंखें मुश्किल से खुली हुई थीं, लेकिन जीवित है। और फिलहाल इतना ही काफी था, क्योंकि वो धीरे धीरे बेहोश हो गया। दर्द और थकावट ने आखिरकार उसे गहरी नींद में खींच लिया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, या जहां वो सो रहा था वहां आराम करना उसके लिए कितना सुरक्षित था। हालांकि उसके पास वहां लेटे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी निष्क्रिय क्षमता, तेज पुनर्जनन, ने उसकी जान बचाने के लिए सक्रिय हो गई थी। अध्याय 302, काल का कार्य। समय। ठहरी हुई दुनिया, तैरता हुआ द्वीप। लियो के गिरने के 14 मिनट बाद काल प्लेटफॉर्म के किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें उथली थीं, उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे, न तो अपराध बोध से, न ही शोक से, बल्कि टूटे हुए दिखने के सटीक तरीके को याद करने के कारण। उसकी उंगलियों में होने वाली कपकपी सूक्ष्म और अभ्यास से भरी हुई थी, जबकि उसकी आंखों में नमी जानबूझकर थी। इस समय उसे बस बेहद दुखी होने की जरूरत थी। मुझे बस उसका हाथ पकड़ना था, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मानो वो बिल्कुल कच्चा हो। उसकी उंगलियां बिल्कुल वहीं थीं। मैंने कोशिश की, बस वो इतनी दूर नहीं कूदा। राइडन ने अचानक मुंह फेर लिया। अपने चेहरे पर हथेली फेरते हुए उसने चट्टान के किनारे से एक ढीले पत्थर के टुकड़े को लात मारकर नीचे फेंक दिया और उसे खाई में गिरते हुए देखा। धिक्कार है, राइडन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। हमने लियो को खो दिया, बस यूं ही। पहले साइफर, और अब वो। इस दुनिया में आखिर क्या चल रहा है? बॉब ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा बैठा रहा, मुठियां कसकर भींची हुई थीं, उसकी उंगलियों के जोड़ पीले पड़ गए थे। उसका जबड़ा बिना कुछ बोले उस जगह को घूर रहा था जहां से लियो कूदा था। वो स्थान जहां हवा का तेज बहाव अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। काल ने अपनी नजरें नीचे रखी। उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी उंगलियां बहुत हल्की सी फड़क रही थीं, बस इतना कि वो उस दर्द को दिखा सके जिसे वो जुबान से नहीं कह रहा था। मैंने कोशिश की, उसने फिर से धीमी आवाज में कहा, लगभग फुसफुसाते हुए। मैं कसम खाता हूं, मैंने कोशिश की। हम एक दूसरे को छू गए। मैं कसम खाता हूं, हम एक दूसरे को छू गए, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। राइडन उसकी ओर मुड़ा, उसकी आवाज अब और तीखी हो गई थी। उसके लहजे में अविश्वास और बढ़ता हुआ गुस्सा झलक रहा था। टिक नहीं पाए, बस इतना ही था तुम्हारे पास। हम तो वहीं थे, काल। तुम्हारा बस एक ही काम था, बस एक ही काम। काल ने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें मिलाईं। कोई अवज्ञा नहीं थी, ये तो बस एक बनावटी दर्द है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता नहीं है?
बॉब के आखिरकार खड़े होने पर उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। वो काल के पास आते हुए अपनी उंगलियों के जोड़ों को एक एक करके चटकाता गया। काल से ठीक पहले रुक गया और अपनी एक मोटी उंगली उसकी छाती की ओर मारी। यहां खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश मत करो। तुमने उसे गिरने दिया, चाहे समय खराब था या तुम्हारा हाथ फिसल गया। बात सिर्फ इतनी है कि तुमने उसे गिरने दिया। काल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, मानो उसे सजा सुनाई जा रही हो, और उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि त्वचा फट गई। उसके अपने खून की धातु जैसी गंध ने उसे शांत किया, उसे याद दिलाया कि उसे अपने किरदार में बने रहना है। सन्नाटा छा गया, भारी और कड़वा। लेकिन उस चुप्पी के नीचे काल के मन की गहराई में कुछ और भी भयावह चीज धीरे धीरे सुलग रही थी। संतोष की एक छोटी सी झलक, राहत की सांस, क्योंकि रायडेन और बॉब की गुस्से भरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद दोनों को उस पर विश्वास हो गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि उसने लियो को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बस थोड़ी सी चूक कर रह गया। वह भी लियो की मौत से उतना ही दुखी था जितना कि वे दोनों, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही हवा एक बार फिर तेज हुई और उनके नीचे स्थित द्वीप धीरे धीरे हिलने लगा, काल ने उन दोनों से नजरें हटाकर अपनी निगाहें क्षितिज की ओर मोड़ लीं। टीम के भविष्य के मार्ग को मापने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए, क्योंकि अब उनमें सबसे ताकतवर योद्धा लियो जा चुका था। बाकी दोनों से छुटकारा पाना भी आसान होने वाला था। इस बीच वास्तविक दुनिया में ग्रह तिथिया पर सोरोन के साथ अपनी बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद प्रथम एल्डर तिथिया लौट आए, क्योंकि उन्हें आगामी आपातकालीन एल्डर्स की बैठक की तैयारी करनी थी, जिसे उन्होंने स्वयं बुलाया था। जैसे ही उनके जूते लैंडिंग प्लेटफॉर्म के पत्थर पर पड़े, उन्होंने तुरंत आदेश देना और रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। 12 सीटों को चमकाकर फिर से व्यवस्थित करवाओ। दोपहर ठीक 12 बजे तक ईश्वर की ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए। और अभिलेखपालों को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वे कल की बैठक में उपस्थित रहें और कही गई हर बात का नोट लिखें। उनके अधीनस्थ बिना किसी देरी के हरकत में आए, एक बार सिर हिलाकर परिसर के कई मेहराबों में गायब हो गए, क्योंकि वे उनके निर्देशों का पालन करने के लिए हड़बड़ी में थे। मैवन चलता रहा। उनके आंतरिक विचार तीक्ष्ण और दृढ़ थे, क्योंकि वे ठीक ठीक जानते थे कि कल की वरिष्ठों की बैठक से वे क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे अन्य वरिष्ठों से युद्ध की तैयारी शुरू करने की आवश्यकता है। मुझे उनसे ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम किस खतरे में हैं और दुश्मन के पहले हमले से पहले ही तैयारी शुरू कर दे। और कल से मुझे लियो स्काईशेड के लिए भी समर्थन जुटाना शुरू करना होगा। हालांकि यह लड़का अगला ड्रैगन बनने के लिए मेरी पहली पसंद नहीं है, लेकिन अब मेरे पास पसंद का कोई विकल्प नहीं बचा है, और मुझे अब राजनीति खेलनी ही होगी। चौथे एल्डर के परिषद में और अधिक प्रभाव हासिल करने और अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने से पहले वोट सुरक्षित करना और समर्थन जुटाना होगा। मावन ने दांत पीसते हुए और धीरे से सांस छोड़ते हुए सोचा। उन्हें अब भी इस बात से शांति नहीं मिल पा रही थी कि उनके जीवन भर का काम बिखर रहा था और धर्मी गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे शुद्धिकरण अभियान के कारण टुकड़े टुकड़े हो रहा था। हालांकि सोरोन से बात करने के बाद उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि वे उस असहाय निराशा के चक्र में फंसे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वो अब भी प्रथम एल्डर थे, बुजुर्गों की परिषद के नेता, और इसका मतलब ये था कि उसे उसी के अनुरूप व्यवहार करना होगा और उसकी निगाहें भविष्य पर मजबूती से टिकी होनी चाहिए। वो अपने दुख को अपनी जिम्मेदारी पर हावी नहीं होने दे सकता था। वो केवल इसलिए अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं कर सकता था क्योंकि परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई थीं। क्योंकि प्रथम वरिष्ठ के रूप में उनकी भूमिका के लिए यह आवश्यक था कि वे अपना सब कुछ समर्पित कर दें और चाहे वे किसी भी संकट में क्यों न हो, पंथ को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। जब आपने स्काई गॉड एरिना पर हमले के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, तब मैं पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं था। हालांकि अब मैं आपको परिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे बुजुर्गों की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हुए कुछ दशक हो गए हैं, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए अवरोध को तोड़ना मैं अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वेया को अगला ड्रैगन बनाने नहीं दूंगा। अध्याय 303 परिषद की बैठक 1। अगले दिन बुजुर्गों की परिषद की आपातकालीन बैठक ग्रह तिथिया। प्रथम बुजुर्ग सभा स्थल पर सबसे पहले पहुंचे। वो चुपचाप भव्य हॉल में दाखिल हुआ। उसके औपचारिक वस्त्र उसके पीछे लहरा रहे थे। जैसे ही वो घुमावदार पत्थर के चबूतरे पर चढ़ा और मेज के शीर्ष पर अपनी सीट पर बैठ गया, जहां से वो कक्ष के बाकी हिस्सों को देख रहा था। वो बिना कुछ बोले, हाथ जोड़े, भावहीन मुद्रा में बैठा रहा। हॉल कुछ देर तक शांत रहा, जब तक कि बाकी लोग आने नहीं लगे। एक एक करके शेष 11 बुजुर्ग औपचारिक वस्त्रों में लिपटे हुए, चेहरे ढके हुए, हाथों में दस्ताने पहने हुए और शारीरिक हावभाव को सावधानीपूर्वक संयमित रखते हुए परिषद के प्रोटोकॉल के अनुसार मेहराबदार प्रवेश द्वार से अंदर आए। किसी की भी पहचान उजागर नहीं की गई, किसी का नाम नहीं लिया गया।
गोलाकार कक्ष में केवल कदमों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही प्रत्येक बुजुर्ग प्रवेश करता, वो प्रथम बुजुर्ग को धीरे से सोच समझकर सिर हिलाकर अभिवादन करने के लिए कुछ देर रुकता और फिर परिधि के साथ अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाता। परंपरा के अनुसार 12 सदस्यों की परिषद सभी औपचारिक सत्रों के दौरान पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करती थी, जिससे व्यक्तिगत पहचान के स्थान पर पद और शक्ति को महत्व दिया जा सके, ताकि प्रत्येक बहस का परिणाम व्यक्तित्व के बजाय नीति द्वारा निर्धारित हो। तब जैसे ही अंतिम बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठ गए और उनके पीछे के दरवाजे एक धीमी सी गूंज के साथ बंद हो गए, 3 वस्त्रधारी लेखक बगल के रास्तों से निकले और केंद्र में अपनी जगह ले ली, जो इस बिंदु से आगे बैठक में बोले गए हर शब्द को लिखने के लिए तैयार थे। प्रथम एल्डर की निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी, चौथे एल्डर की सीट पर एक पल के लिए ठहरी और फिर से आगे की ओर मुड़ गई। सन्नाटा गहरा था, वातावरण में अनकही टेंशन भरी हुई थी। बिना आवाज बुलंद किए प्रथम बुजुर्ग ने अंततः बोलना शुरू किया। आपातकालीन सत्र शुरू होने दीजिए। प्रथम एल्डर, जब हमारी वार्षिक बैठक 1 महीने से भी कम समय में होने वाली है, तो आपातकालीन सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? सत्र शुरू होते ही दूसरे एल्डर ने संयमित स्वर में, लेकिन चिंता से भरा हुआ, पूछा। उनका सवाल निस्संदेह जायज था और कई लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, क्योंकि उनके सवाल पूछते ही आंतरिक चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि पहले उनमें से किसी ने भी इसे कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन सभी को ये समन मिलने पर आश्चर्य हुआ था। इसका समय अजीब था और पहले से कोई चेतावनी न मिलने से स्थिति और भी खराब हो गई। इसलिए कमरे में दबी आवाज में चर्चा शुरू हो गई। हर बुजुर्ग के मन में अपनी अपनी शंकाएं थीं। क्या ये किसी नए ड्रैगन उम्मीदवार के बारे में है? 7वें एल्डर ने अत्यधिक उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। क्या हम पर हमला हो रहा है? 11वें बुजुर्ग ने बेचैनी से भरी आवाज में पूछा। लेकिन प्रथम बुजुर्ग ने शांत भाव से केवल अपना हाथ उठाया और जवाब देने से पहले कक्ष में चल रही बातचीत के शांत होने का इंतजार किया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने यह आपातकालीन सत्र इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है। नेक गुट ने अपने भीतरी हलकों को बेरहमी से साफ करना शुरू कर दिया है। जिन एजेंटों को हमने 60 वर्षों तक उनके बीच तैनात रखा था, उन्हें खुलेआम लाया जा रहा है। उनकी सारी पहचान उजागर की जा रही है और उन्हें अपराधियों की तरह सड़कों पर घुमाया जा रहा है। वह रुका, और सिर्फ बेनकाब हुए लोगों को ही नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने थोड़ी और दृढ़ता से कहा, जिनका हमसे जरा सा भी संबंध है, उन्हें भी ढूंढकर निपटाया जा रहा है। हमारा सूचना नेटवर्क, जिसे बनाने में मैंने दशकों लगाए, ध्वस्त हो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेखक लगभग हिले डुले ही नहीं। उन शब्दों का महत्व किसी से छिपा नहीं था। प्रथम एल्डर ने आगे कहा, मैं समझता हूं कि आकाश देवता अखाड़े की घटना एक जबरदस्त सफलता थी। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया। इसने मनोबल बढ़ाया, एक संदेश दिया और ब्रह्मांड को याद दिलाया कि हम अब भी एक ऐसी शक्ति हैं जिससे डरना चाहिए। लेकिन उस घटना का दुष्परिणाम अभी तो बस शुरू हुआ है। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैं 70 वर्षों से अधिक समय से न्यायप्रिय गुट से निपटता रहा हूं, और मैं इतना तो जानता हूं कि यह शुद्धिकरण उनकी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की मात्र शुरुआत है। वे केवल हमारे सूचना नेटवर्क को नष्ट करने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, और वे तभी संतुष्ट होंगे जब उन्हें एक ऐसा भीषण युद्ध मिल जाएगा जिसमें हमें भारी भूभाग का नुकसान होगा। उसने धीरे धीरे कमरे के चारों ओर देखा। अपनी जनता को खुश करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए वे कहानी को बदल देंगे। वे हमें ब्रह्मांड में अस्थिरता का मूल कारण बताएंगे और सीमावर्ती ग्रहों से शुरू करके पंथ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक समन्वित अभियान शुरू करेंगे। वो थोड़ा आगे की ओर झुका। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने ये बैठक बुलाई है, क्योंकि मुझे आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप अपने अपने द्वितीयक सूचना नेटवर्क बनाना शुरू करें, ताकि उनके हमले से पहले ही हमें चेतावनी मिल सके, और ताकि आप सभी उस प्रत्यक्ष युद्ध के लिए बेहतर तैयारी कर सकें जो मुझे पता है कि निश्चित रूप से आने वाला है। पहले बुजुर्ग ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की और कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर तीसरे बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। एक सीधा युद्ध, उसने सावधानी से दोहराया। उसकी आवाज धीमी और अनिश्चित थी, मानो शब्दों को जोर से बोलने से वे और भी वास्तविक हो गए हों। क्या हम सचमुच उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें एक पूर्ण पैमाने के संघर्ष की तैयारी शुरू करनी होगी? इसके बाद और भी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में फैल गईं। यदि प्रथम बुजुर्ग की बात सच है, तो धर्मी गुट ने नामात्र के लिए ही सही लगभग हर तरह से युद्ध की घोषणा कर दी है। 8वें बुजुर्ग ने कहा, उनके तरीके अभी भले ही गुप्त हों, लेकिन वे इसे और बढ़ाएंगे। वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। लेकिन युद्ध की तैयारी कोई छोटी बात नहीं है। 10वें बुजुर्ग ने कठोर स्वर में जवाब दिया, इसके लिए संसाधनों का पुनर्निर्देशन, सेनाओं का पुनर्वितरण और रणनीति का पूर्ण पुनर्गठन आवश्यक है। क्या हम केवल अटकलों के आधार पर ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं? 7वें बुजुर्ग ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए कहा,
अगर हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, चौथे एल्डर की आवाज कमरे में गूंज उठी। संयमित, शांत और निस्संदेह आत्मविश्वासी प्रथम एल्डर के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ उन्होंने विनम्र लेकिन स्पष्ट रूप से चुनौती भरे लहजे में कहना शुरू किया, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि सूचना नेटवर्क से छेड़छाड़ हुई है तो उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी खतरे की घंटी बजाने की कोई आवश्यकता है। उनके शब्दों ने कमरे में फिर से सन्नाटा छा दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि प्रथम बुजुर्ग दशकों के अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुभव बुद्धिमत्ता नहीं है, यह एक अवलोकन है, व्याख्या है, प्रमाण नहीं। उसने उस बात को कुछ पल के लिए हवा में ही लटका रहने दिया। हमें जिस चीज के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है वो एक सीधा युद्ध है, एक खुला संघर्ष। किस आधार पर? संचार लाइनों के ठप होने पर, कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों पर। ये युद्ध नहीं है, ये तो सफाई अभियान है। वो थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। अगर हम यहाँ बैठकर भविष्य के बारे में अटकलें लगाने वाले हैं तो मैं भी अपनी अटकलें लगाऊंगा। मेरी अटकलें हैं कि युद्ध नहीं होगा, कि न्यायप्रिय गुट, चाहे वे कितना भी शोर मचाएं, वास्तव में हमारे दरवाजे तक लड़ाई लाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर वे ऐसा कर पाते, अगर उनके पास वास्तव में हम पर हमला करने के लिए संसाधन और जनशक्ति होती, तो वे वर्षों पहले ही ऐसा कर चुके होते। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ रही। हमारे पास ऐसे कुशल लोहार हैं जो हमारी सेनाओं को हथियार मुहैया कराते हैं। हमारे पास ब्रह्मांड में मौजूद सबसे उन्नत विमानरोधी और कक्षीय तोपखाने हैं। हमारी सीमा सुरक्षा न केवल पर्याप्त है, बल्कि अभेद्य है, और अगर कोई भी इन्हें आजमाने की हिम्मत करता है, तो वो धूल में मिल जाएगा। कुछ बुजुर्गों ने उनकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। चौथे वरिष्ठ ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, हमारे सदस्यों के बीच दहशत फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर अब जब मनोबल धीरे धीरे सुधर रहा है। आइए हम अपने सूचना नेटवर्क को मजबूत करें। हाँ, आइए हम निगरानी रखें। आइए हम आकस्मिक योजनाएं तैयार करें, लेकिन आइए हम ऐसे युद्ध की घोषणा करने में जल्दबाजी न करें जो शायद कभी हो ही ना। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। एक एक करके अन्य बुजुर्गों ने अपनी निगाहें वापस पहले बुजुर्ग की ओर घुमा ली। कुछ लोग अनिश्चित प्रतीत हुए, कुछ लोग चौथे जुलाई से प्रभावित हुए, और कुछ अन्य जो इन दोनों के बीच कहीं फंसे हुए हैं। क्योंकि जहां किसी ने भी प्रथम बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया, वहीं चौथे बुजुर्ग ने खतरनाक संयम के साथ अपना पक्ष रखा था और उनके तर्क में भी कोई खामी नहीं मिली थी। अध्याय 304। एगोन वेयर प्रथम एल्डर के मुखौटे के नीचे उनका चेहरा बिखर गया, क्योंकि उन्हें यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि चौथे एल्डर ने सबके सामने कितनी बेशर्मी से उनका खंडन किया था। ये दुस्साहस था, बल्कि बेशर्मी भरा था, और फिर भी अपने भीतर उमड़ रहे मौन आक्रोश के बावजूद उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने बीच में दखल नहीं दिया, उन्होंने उपहास नहीं किया, उसने आग का जवाब आग से देने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चौथे बुजुर्ग को अपना भाषण पूरा करने दिया और अपरिहार्य बातचीत के शांत होने तक चुपचाप इंतजार किया। जब फुसफुसाहट शांत हो गई, तभी उसने दोबारा बोलना शुरू किया। मैंने अपने अधीनस्थों और युद्ध कमांडरों को संघर्ष की तैयारी शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, उन्होंने पहले से भी अधिक ठंडे स्वर में कहा। मेरे नियंत्रण में संसाधनों का पुनर्वितरण पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें हमारी सैन्य शाखाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बाकी सब लोग मेरे नक्शे कदम पर चलने और अपरिहार्य के लिए तैयारी शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। या फिर आप बेहतर की उम्मीद करते रह सकते हैं, और जब दुश्मन आखिरकार हमला करे तो आत्मसंतुष्टि की कीमत जान सकते हैं। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, चुनाव तुम्हारा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला अब बंद हो चुका है। मैंने अपनी चेतावनी जारी कर दी है, और आप सभी इतने समझदार हैं कि इसे नजरअंदाज करने के परिणामों को समझ सकें, इसलिए इस पर और चर्चा या बहस करना व्यर्थ है। वो थोड़ी देर रुका और अपनी सीट पर थोड़ा सा हिल-डुल कर बैठ गया। लेकिन चूंकि हम सब पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, मैं आज चर्चा के लिए एक और विषय उठाना चाहूंगा। उनकी आवाज में थोड़ा सा बदलाव आया, अभी भी शांत थी, लेकिन अधिक सजग थी। कल मैंने एक्सटल का दौरा किया और स्वयं लॉर्ड सोरोन के साथ चाय पी। कमरे में एक स्पष्ट बदलाव की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुझे सीधे तौर पर निर्देश दिया कि अब अगले ड्रैगन के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। वो थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। आज इस मामले को उठाने की मेरी कोई योजना नहीं थी, लेकिन चूंकि हम सब इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, पहले बुजुर्ग ने कहा, और उनके शब्दों से कमरे में एक बार फिर हलचल मच गई। लॉर्ड सोरोन कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? वे कैसे दिख रहे हैं? आप लॉर्ड सोरोन से मिले? मुझे लगा था कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर हमें लॉर्ड सोरोन से मिलने की अनुमति नहीं है। क्या प्रभु चाहते हैं कि हम एक नया अजगर पैदा करें? लेकिन अचानक क्यों? क्या नूह के बाद अजगर पैदा न करने की हमारी नीति नहीं थी?
सम्मेलन कक्ष का माहौल मछली बाजार जैसा हो गया, जिससे बुजुर्ग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपने सवाल का जवाब सबसे पहले पाना चाहता था। तभी 12वें और सबसे छोटे बुजुर्ग ने सबके ऊपर चिल्लाकर अपनी बात रखी। बुजुर्गों, शांत हो जाए। मुझे यकीन है कि हम शालीनता से अपनी बात रख सकते हैं और बिना चिल्लाए अपनी बात समझा सकते हैं, उन्होंने कहा, और उनके शब्दों से कई बुजुर्गों को अपने संयम की कमी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। धन्यवाद। 12वें बुजुर्ग, पहले बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया और अपनी बात जारी रखी। लॉर्ड सोरोन स्वस्थ और खुशमिजाज है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उनकी ताकत को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है और वे युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि इन सब बातों के बावजूद वो अब भी उम्मीद कर रहा है कि अगले ड्रैगन को जल्दी से तैयार किया जाएगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं, उसने 12वें बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा। फिलहाल 12वें वरिष्ठ गुप्त रूप से एक ड्रैगन उम्मीदवार को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और यदि वे चाहें तो आज इस व्यक्ति के बारे में परिषद को संबोधित कर सकते हैं, पहले वरिष्ठ ने सुझाव दिया। क्योंकि यह जानते हुए कि उस बच्चे का परिचय कराना उनका काम नहीं था, उन्होंने यह विशेषाधिकार 12वें वरिष्ठ को सौंप दिया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अभी उन्हें परिषद से परिचित कराने के लिए तैयार हूं। प्रथम वरिष्ठ, परिषद के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि यदि मैं आज उसका परिचय यहाँ कराऊं तो यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे दृष्टिकोण से सहमत होंगे और मुझे उसे अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षित करने देंगे। 12वें बुजुर्ग ने पहले बुजुर्ग के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, जिससे पहले बुजुर्ग शर्म से लाल हो गए और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। अस्वीकृति से बहुत दुख हुआ था। उन्होंने 12वें एल्डर को प्रसिद्धि दिलाने का प्रस्ताव दिया था, परिषद की मान्यता प्राप्त करने के लिए आगे आने का अवसर दिया था, लेकिन सबके सामने इसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद जो सन्नाटा छाया रहा वह भारी और लगभग असहज था, जब तक कि 11वें एल्डर ने अपना गला साफ नहीं किया और युवा आवाज की ओर मुड़े। 12वें एल्डर, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। ये किसी समकक्ष का सामान्य निमंत्रण नहीं था, ये प्रथम एल्डर की ओर से सम्मान था। बेहतर होगा कि आप अपनी भूमिका को याद रखें और जब आपसे अपेक्षा की जाए तो केवल औपचारिक बहाने बनाने से बेहतर कुछ करें। 12वें एल्डर ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरा उम्मीदवार परिषद की जांच के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा मानना है कि उसे अभी सबके सामने पेश करना अधिक गैरजिम्मेदाराना होगा, क्योंकि इससे उसके विकास का राजनीतिकरण होने का खतरा है। इससे पहले कि तनाव और बढ़ पाता, चौथे एल्डर की आवाज सहजता से सुनाई दी। उनके लहजे में निहित आत्मविश्वास ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो शायद अब समय आ गया है कि मैं अपना उम्मीदवार पेश करूं। कमरा उसकी ओर मुड़ गया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने क्षण को ठहरने दिया, अपने शब्दों के महत्व को पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करने दिया, फिर आगे बढ़े। उसका नाम एगोन वेयर है, एक बच्चा जिसे मैं पिछले 7 वर्षों से चुपचाप तैयार कर रहा हूं। वो पंथ के व्यापक अभिलेखागार में ज्ञात नहीं है, लेकिन इस परिषद में कुछ लोग पहले से ही उसकी वास्तविक प्रगति से अवगत है। उनकी आवाज गर्व से भर उठी। 3 साल पहले वो महज एक ग्रैंडमास्टर थे, प्रतिभाशाली लेकिन अनुभवहीन। आज वो अगले स्तर पर पहुंचने की कगार पर है, और उन्होंने यह उपलब्धि किसी भी पंथ के समर्थन के बिना केवल अपने कौशल और कड़ी मेहनत के दम पर हासिल की है। कमरे में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। चौथे बुजुर्ग ने इस बात पर ध्यान दिया। मुझे पता है इस पर विश्वास करना मुश्किल है, उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैंने इसे स्वयं देखा है। मौलिक सामंजस्य पर उसका नियंत्रण, आत्मा मंत्रों के साथ उसकी अनुकूलता और विषम वातावरण में उसकी युद्ध क्षमता, यह उस क्षमता से कहीं अधिक है जो नूह ने उसी उम्र में दिखाई थी। इससे कानाफूसी शुरू हो गई। किसी की तुलना नूह से करना, जो उस पंथ द्वारा देखा गया अब तक का सबसे श्रेष्ठ ड्रैगन था, कोई छोटी बात नहीं थी। प्रथम बुजुर्ग अपनी सीट पर थोड़ा हिल गए, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं काटी। चौथे एल्डर ने स्वीकार किया, मैंने शुरू में वही को तभी पेश करने का इरादा किया था जब वह पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन अब जब स्वयं लॉर्ड सोरोन ने अगले ड्रैगन के प्रशिक्षण को गंभीरता से शुरू करने का आह्वान किया है, तो मुझे अब इंतजार करने का कोई कारण नहीं दिखता। वह रुका, और मैं सिर्फ उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर इस परिषद को किसी ड्रैगन को चुनना ही है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि एगोन वेयर ही वो व्यक्ति होने चाहिए। उनके शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा भ्रम का नहीं था, यह विचार का मौन था, क्योंकि यद्यपि बहुत से लोग चौथे एल्डर के अहंकार को पसंद नहीं करते थे, उनके दृढ़ विश्वास को नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैं एगोन वेयर को अगला ड्रैगन बनने का भी समर्थन करता हूं। वो बच्चा खास है और मैंने उसे अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है। वो युवा है, अभी 25 साल का भी नहीं हुआ है, और आसानी से किसी भी ग्रैंडमास्टर स्तर के फाइटर को हरा सकता है।
चाहे वो इस साल का सर्किट चैंपियन लियो ही क्यों ना हो, दूसरे बुजुर्ग ने कहा, और वेर की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने चौथे बुजुर्ग की कहानी को और भी अधिक विश्वसनीयता प्रदान की। 12वें एल्डर आज लियो को परिषद के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में अभी भी यह संदेह था कि नूह की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी और वास्तव में यह इस कमरे में मौजूद एल्डर्स में से किसी एक द्वारा रची गई साजिश थी। और फिर भी चुप रहने के अपने संकल्प के बावजूद चौथे एल्डर के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिल को झकझोर दिया। चौथे बुजुर्ग का यह दावा करना कि एगोन वे नूह से बेहतर प्रतिभा वाला व्यक्ति हो सकता है, यह महज अतिशयोक्ति नहीं थी, ये लगभग ईशनिंदा के बराबर थी। नूह 25 वर्ष का होने से पहले ही पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और 33 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वो सम्राट क्षेत्र के द्वार पर दस्तक दे रहा था। इससे वो न केवल उस पंथ द्वारा अब तक देखा गया सबसे प्रतिभाशाली ड्रैगन बन गया, बल्कि इतिहास में एकमात्र ऐसा ड्रैगन भी बन गया जो 35 वर्ष की आयु से पहले सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता था। जबकि इसके सबसे करीब पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति ने ये कारनामा मात्र 55 वर्ष की आयु में किया था। और यद्यपि 12वें एल्डर को खुद को एक तर्कसंगत व्यक्ति होने पर गर्व था, लेकिन अगर कोई एक चीज थी जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वो नूह के प्रति अनादर था। क्योंकि कमरे में मौजूद बाकी लोगों के विपरीत, जो नूह को एक किंवदंती या प्रतीक के रूप में मानते थे, वो उसे भाई की तरह जानता था, रक्तपात से नहीं बल्कि युद्ध से। वो युद्ध के मोर्चे पर नूह के साथ खड़ा था, उसके साथ खून बहाया था, उसके साथ लड़ा था, उसके साथ हंसा था और लगभग मरते मरते बचा था। और वो उस दिन भी वहीं मौजूद था जब नूह का पतन हुआ था। इसलिए बाहर से वो चाहे जितना भी शांत दिखाई दे, जैसे ही नूह के नाम के ऊपर एगोन वेयर का नाम रखा गया, उसके अंदर कुछ चुपचाप टूट गया। और इसलिए अपनी हर अंतरात्मा के बावजूद जो उसे इंतजार करने के लिए कह रही थी, लियो को कुछ और समय तक पर्दे के पीछे रखने के लिए उसने जो सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाई थी, उनके बावजूद वो बोला, ये दिलचस्प है कि आपने लियो का जिक्र किया। खैर, द्वितीय एल्डर, उन्होंने अचानक कहा, उनकी आवाज पहले से ज्यादा तीखी थी, मानो पूरे कक्ष में जोर से गूंज रही हो, क्योंकि वही लड़का है जिसे मैं अपने अगले ड्रैगन उम्मीदवार के रूप में सोच रहा हूं। कमरा झपक गया। कमरे में एक ठंडी हवा की तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि बुजुर्ग लोग थोड़ा सा मुड़े, उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने उसे सही सुना है या नहीं। 12वें वरिष्ठ ने धीमी आवाज में दोहराया, लियो स्काइशेड, वही लड़का जिसने इस साल के इंटरस्टेलर सर्किट्स में लगातार 4 ग्रैंडमास्टर्स को हराया, वही प्रतिभा जिसे धर्मी गुट अपनी अगली पीढ़ी का विलक्षण प्रतिभा मान रहा है। वह आगे की ओर झुका, उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। दरअसल वही मेरे उम्मीदवार है। इसके बाद उपहास का दौर शुरू हो गया। शुरू में नर्म, फिर और तेज। एक दो बुजुर्ग खुलकर हंस पड़े, जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा कि न तो प्रथम बुजुर्ग और न ही 12वें बुजुर्ग ने कोई प्रतिक्रिया दी। फिर अचानक उनका मनोरंजन कम होने लगा और उसकी जगह अविश्वास ने ले ली। क्या बकवास है? क्या वो सच में गंभीर है? धर्मी गठबंधन के एक लड़के को ड्रैगन के पद के लिए कैसे चुना जा सकता है? उन्होंने शिकायत की, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया, किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि भीतर ही भीतर अविश्वास के बावजूद उनके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि 12वें एल्डर ऐसी बात तब तक नहीं कहेंगे जब तक उनका इरादा ऐसा न हो। और प्रथम बुजुर्ग की चुप्पी, इससे भी कहीं अधिक जानकारी मिली। 12वें बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा, मैं समझा देता हूं ताकि आपके सभी संदेह स्पष्ट रूप से दूर हो जाएं, और उन्होंने मेज के ऊपर अपनी हथेलियां उठाकर समझाने के लिए हाथ के इशारे किए। लियो स्काइशेड एक लड़का है जिसे मैं तब से चुपके से पाल पोस रहा हूं जब से मुझे पता चला है कि उसके खून में मेरे पूर्वज का खून गाढ़ा बहता है। और मैंने जितने भी मापदंडों का अवलोकन किया है, उनके आधार पर मेरा मानना है कि उनमें कम से कम अर्ध दिव्य क्षमता तो है ही, यदि पुनर्तः दिव्य क्षमता नहीं तो भी। कमरे में हल्की सी आहें गूंज उठी, लेकिन वो बिना रुके बोलता रहा। मैंने उसे झूठी पहचान के तहत रोडोवा सैन्य अकादमी में भेजा, उसकी याददाश्त अस्थायी रूप से मिटा दी गई और उसे मुँह कबीले के एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में भेस बदल दिया गया, ताकि वो धर्मी गुट द्वारा पेश किए जाने वाले उच्चतम श्रेणी के जागृति सीरम प्राप्त कर सके। क्योंकि यद्यपि हम अपने स्वयं के सीरम का उत्पादन करते हैं, हम सभी यहाँ सच्चाई जानते हैं, शुद्धता या प्रभावशीलता के मामले में हमारे मिश्रण धर्मी गुट के मिश्रण के करीब भी नहीं आते। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे भावी ड्रैगन की नींव सर्वोत्तम हो, तो उसे सर्वोत्तम जागृति सीरम की आवश्यकता होगी। उनके शब्द अधिक स्थिर और दृढ़ होते गए। स्वाभाविक रूप से परिणाम स्वयं ही सब कुछ बयां कर रहे थे। उनकी युद्ध क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सर्किट के दौरान उन्होंने जो कुछ किया, वो पूरी आकाशगंगा ने देखा, लेकिन फिर भाग्य ने अपना खेल खेला। वो क्षण भर के लिए रुका। वो अपहरण की घटना में फंस गया था और उस पंथ के एक सदस्य ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी।
लेकिन लियो बच गया, और वो न केवल बचा बल्कि उसने ये भी दिखाया कि वो कितनी जल्दी सोच समझकर फैसला ले सकता है, क्योंकि वो एक ट्रांसेंडेंट स्तर के योद्धा के घातक हमले से बच गया और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा। उन्होंने लचीलापन, साधन संपन्नता और अराजकता से निपटने की क्षमता दिखाई, जो व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार से ऐसे गुण हैं जो हर सच्चे ड्रैगन के पास होने चाहिए। वो फिर रुका, इस बार थोड़ा ज्यादा देर तक। उसके बाद मैंने रोडोवा मिलिट्री अकादमी से उसके निकलने की योजना बनाई और उसे एक विशेष मिशन पर ब्लैक सरपेंट्स में शामिल होने की व्यवस्था की। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। वो इस समय नूह के खोए हुए ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। एक तेज सांस की आवाज से पूरा कक्ष गूंज उठा। 12वें बुजुर्ग ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और अगर सब ठीक रहा तो जब वो उस पांडुलिपि को हाथ में लेकर लौटेगा, मैं उसे पूरी तरह से पंथ में शामिल कर लूंगा। इसके बाद सन्नाटा छा गया। कमरे में मौजूद लोग उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। किसी को भी लियो स्काईशट की ऐसी पृष्ठभूमि की उम्मीद नहीं थी, और अब जब उन्हें इसके बारे में पता चला है तो सभी लोग सूचनाओं के इस सैलाब से इतने अभिभूत हो गए हैं कि कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया देने में असमर्थ है। तो धर्मी गुट का प्रतिभाशाली व्यक्ति असल में हमारी छिपी हुई संपत्ति है। हा हा हा, ये तो कमाल है। 7वें बुजुर्ग ने अंत में हंसते हुए और बच्चे की तरह खुशी से ताली बजाते हुए कहा। नहीं नहीं, इसके लिए ताली मत बजाओ, ये हास्यास्पद है। 12वें एल्डर, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सभी ड्रैगन उम्मीदवारों को पंथ के भीतर ही पाला पोसा जाना चाहिए, अन्यथा हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी निष्ठा किसके प्रति है? क्या होगा अगर वह न्यायप्रिय गुट में वास्तविक संबंध बना ले और अपने फायदे के समय हमें उनके हाथों बेच दे? आप उसे उनके साथ घुलने मिलने कैसे दे सकते हैं? ये कैसी गैरजिम्मेदाराना मूर्खता है? चौथे बुजुर्ग ने आपत्ति जताई, क्योंकि 12वें बुजुर्ग की बातों से उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई थी। चौथे बुजुर्ग बिल्कुल सही है। साथ ही आप उन्हें स्क्रॉल लाने के मिशन पर कैसे भेज सकते हैं? डुप्रावेल नूना उस पांडुलिपि को छोड़ने से पहले सचमुच मरना पसंद करेगा। यदि डुप्रावेल से वो पांडुलिपि प्राप्त करना संभव होता तो हम उसके बेटे के बदले में उसे पहले ही प्राप्त कर चुके होते, लेकिन यह संभव नहीं है। उस स्क्रॉल के बिना डुप्रावेल और ब्लैक सरपेंट्स का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने धर्मी गुट के भीतर बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और बिना ग्रंथों की सुरक्षा के वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, क्योंकि 12वें बुजुर्ग जो कर रहे थे उससे वह भी खुश नहीं लग रहे थे। जी हाँ, किसी लड़के को ऐसे मिशन पर भेजना आत्महत्या के समान है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? शायद वो इसे कर पाए। आखिर हमें उस स्क्रॉल की जरूरत तो है ही, है ना? हमें कल इस नेक गठबंधन को चकनाचूर करने और तोड़ने की भी जरूरत है, लेकिन क्या ये जादुई रूप से हो जाएगा अगर हम ये काम एक ग्रैंडमास्टर बच्चे को सौंप दें? आप क्या कह रहे हैं? 9वें बुजुर्ग, आपकी अक्ल कहाँ चली गई? 12वें बुजुर्ग द्वारा लियो के साथ किए गए व्यवहार से कई लोग नाराज हो गए, जिसके चलते बुजुर्ग आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगे। कुछ देर के लिए पूरा परिषद कक्ष शोरगुल में डूबा रहा, क्योंकि बुजुर्ग लगातार बहस करते और एक दूसरे को टोकते रहे। उनकी आवाजें लहरों की तरह उठती गिरती रहीं। हर कोई पिछले वाले से अधिक अड़ियल था, क्योंकि लियो स्काईशट की अगले ड्रैगन के रूप में उम्मीदवारी को लेकर कमरा 2 हिस्सों में बंट गया था। उनकी प्रतिभा पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं था। उन सभी ने उस लड़के को अंतरतारकीय सर्किट में लड़ते हुए देखा था। उन सभी ने उन्हें सैकड़ों अरबों डॉलर के लोगों के साथ लगातार 4 ग्रैंडमास्टर्स को हराते हुए देखा था। और इसलिए वे समझ गए थे कि संभावनाओं के लिहाज से बहुत कम लोग ही इस बात पर सवाल उठा सकते थे कि वह क्या बनने में सक्षम था। लेकिन शुरू से ही प्रतिभा कोई समस्या नहीं थी। असली चिंता उसकी वफादारी को लेकर थी, क्योंकि चौथे एल्डर की चिंताएं भी निराधार नहीं थीं। आखिर वो पंथ अपने सबसे पवित्र भविष्य को ऐसे व्यक्ति के हाथों में कैसे सौंप सकता था जो उसकी दीवारों के बाहर पला बड़ा हो? ऐसा व्यक्ति जो उसके नियमों, मूल्यों और तौर तरीकों में पोषित न हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन की हवा में सांस लेते हुए, उनके पेय पीते हुए और उनके झंडे तले प्रशिक्षण लेते हुए बड़ा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है? फिर भी इस प्रतिवाद को भी खारिज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब नींव बनाने की बात आए तो नेक गठबंधन ने इसे बेहतर तरीके से किया। उनके जागरण सीरम अधिक शुद्ध थे, उनकी अकादमियां अधिक उन्नत थीं, और उनके संसाधन, चाहे वे आध्यात्मिक हो, शैक्षिकी हो या अवसंरचनात्मक हो, पंथ द्वारा अपने नवसिखियों को प्रदान की जाने वाली किसी भी चीज से कहीं बेहतर थे। उस लिहाज से लियो को रोडोवा भेजना विश्वासघात नहीं था। ये रणनीति थी, ये दूरदर्शिता थी, और फिर भी अंत में इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि 12वें एल्डर ने लियो के मार्ग की योजना चाहे कितनी भी तार्किक रूप से बनाई हो, चाहे उसे रोडोवा भेजने के पीछे उसके तर्क कितने भी तर्कसंगत क्यों न हो,
एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब वो नहीं दे सका, कौन था? जब समय आया, जब दांव सबसे ऊंचा था और दुनिया ने एक विकल्प की मांग की, क्या लियो स्काईशेड पंथ के लिए अपनी तलवार उठाएगा या फिर वो इसे उनकी ओर निशाना बनाएगा? मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 12वें वरिष्ठ ने अपने अनुभवहीनता के कारण एक महान बीज को बर्बाद कर दिया है। यह अफसोस की बात है कि हम लियो स्काईशेड को शुरू से ही प्रशिक्षित नहीं कर सके, लेकिन मेरा मानना है कि अब शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है, चौथे एल्डर ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपनी हथेली पटकते हुए कहा, और इस तरह उन्होंने जबरदस्ती सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं किसी बाहरी व्यक्ति को अगला ड्रैगन बनने देने से पहले मर जाऊंगा, आप सब इस बात पर भरोसा रख सकते हैं। उसने अविश्वसनीय जोश के साथ यह अंतिम पंक्ति बोलते हुए अपनी बात समाप्त की, मानो कमरे में मौजूद लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि जहां एक और उन्हें उम्मीद थी कि इस फैसले का गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं तीसरी बुजुर्ग ने तुरंत इसका खंडन किया, जो चौथी बुजुर्ग के कठोर रुख से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगर लड़का वो स्क्रॉल लेकर लौटता है तो मैं खुद उसे ड्रैगन बना दूंगा, और अगर इसके लिए तुम्हारी लाश पर से गुजरना पड़े तो मैं तुम्हें बीच से काटकर भी ऐसा कर दूंगा। स्क्रॉल के बिना कोई भी भावी ड्रैगन वैसे भी अगला टाइमलेस असैसिन नहीं बन सकता, और इसलिए जो कोई भी इसे प्राप्त करने में सक्षम होगा उसे अगला ड्रैगन बनने का अधिकार मिलना चाहिए, तीसरे बुजुर्ग ने कहा, और उनके शब्दों से कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। चौथे बुजुर्ग ने अपने मुखौटे के नीचे भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उन्हें इस बात से खुशी नहीं थी कि उनके जोशीले बयान का तुरंत खंडन किया गया। हालांकि उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा सचमुच उस स्क्रॉल को वापस ला सकता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो किसी भी परिस्थिति में उसकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जा सकती। उसके बाद कुछ देर का विराम रहा, एक दुर्लभ और क्षणिक विराम, उन अनुभवों में से एक जो खालीपन का एहसास नहीं कराता था बल्कि भारीपन का एहसास कराता था। चौथे एल्डर की अंतिम पंक्ति हवा में गूंज रही थी, जो चुनौती और गर्व से भरी हुई थी, लेकिन इस बार इस पर कोई आक्रोश नहीं देखने को मिला। इसका जवाब शांत और सोच समझकर दिया गया, क्योंकि उस क्षण कमरे में मौजूद सबसे संशयवादी आवाजों को भी उस अनकही सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर लियो स्काईशेड सचमुच नूह के स्क्रॉल के साथ वापस लौटने में कामयाब हो गया था, तब वो सिर्फ दूसरी तरफ से आया कोई होनहार योद्धा नहीं था, बल्कि एक उभरते हुए पंथ का दिग्गज था। और अंत में प्रथम बुजुर्ग आगे की ओर झुके, डांटने के लिए नहीं, प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि इस बहस को फिलहाल खत्म करने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा। ऐसे में आइए हम उस बात पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें जिसे हम में से कोई भी आज रात साबित नहीं कर सकता। उसने कमरे के चारों ओर देखा, घूंघट के पीछे भी उसकी आंखें तेज थीं। परिषद सशर्त निर्णय जारी करेगी। वह रुका, लियो स्काईशेड को अगले ड्रैगन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कक्ष सख्त हो गया, केवल तभी जब वो अगले 12 महीनों के भीतर नूह की पुस्तक लेकर हमारे पास लौट आए। और अगर वो असफल हो जाता है, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसकी निगाहें कुछ पल के लिए चौथे एल्डर की ओर घूम गईं। तब एगोन वेयर को उनके स्थान पर ताज पहनाया जाएगा, बशर्ते वो उसी समय रेखा के भीतर पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। कमरा फिर से शांत हो गया, कोई नहीं हिला, किसी ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि प्रस्ताव, हालांकि शुरुआत में यह असंभव सा लग रहा था, उचित लगा। यह एक परीक्षण था, एक परीक्षण स्थल, और इसने दोनों उम्मीदवारों को राजनीति या किसी भी तरह की कपटपूर्ण रणनीति के बजाय ये खिताब हासिल करने का मौका दिया, लेकिन योग्यता और कर्म के माध्यम से। 12वें बुजुर्ग ने थोड़ा सिर झुकाते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। चौथे बुजुर्ग ने कुछ देर बाद जवाब दिया, हालांकि उनका स्वर ठंडा, संयमित और कुछ हद तक सख्त था। प्रथम बुजुर्ग पीछे की ओर झुक गए, तो फिर बात तय हो गई, और हम आज के लिए बैठक यहीं समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, जिससे बाकी लोग भी चुपचाप उनके पीछे खड़े हो गए। कक्ष के केंद्र में बैठे लेखकों ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे की ओर सिर हिलाया, उनकी कलम तेजी से चल रही थी क्योंकि वे आज की बैठक के परिणाम को दर्ज कर रहे थे। उनकी अभिलेख पुस्तिकाओं में कही गई हर बात दर्ज थी, ताकि बाद में कोई भी अभिलेखों का खंडन न कर सके। अगले ड्रैगन के चयन की शर्तें निर्धारित कर दी गई थी, और 12 महीने बाद एगोन वेयर या लियो स्काईशेड में से किसी एक को कल्ट ऑफ एसेंशन के अगले ड्रैगन के रूप में ताज पहनाया जाना निश्चित था। समय ठहर सा गया, संसार सतही दुनिया से बहुत नीचे कहीं एक अंधेरी गुफा में। लियो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने दिनों तक बेहोश रहा, या वो अभी भी कैसे सांस ले रहा था, अभी भी जीवित था। उसे बस इतना पता था कि जब आखिरकार उसे होश आया, तो वो एक ही बार में नहीं आया। ये रुक रुक कर टुकड़ों में आया।
मानो किसी स्मृति के टूटे हुए टुकड़े एक ऐसे शरीर के भीतर खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों जो जागने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि अपनी उंगलियों के नीचे भूसे की अजीब बनावट का एहसास हुआ। सूखा, चुभने वाला, विदेशी। फिर दर्द अचानक से हावी हो गया, जैसे कोई भयानक भूस्खलन हो गया हो। उसकी पसलियों में एक सुस्त, धड़कता हुआ दर्द दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे चकनाचूर हो गए हों और उन्हें गलत तरीके से चिपकाया गया हो। और उसका निचला शरीर, जब तक उसने अपनी उंगलियों से छूकर यह सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, तब तक उसे यकीन भी नहीं था कि वो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं। इसके बाद उसकी पलकें झपकते ही खुल गईं, लेकिन सामने अंधेरा ही अंधेरा था। घोर अंधेरा नहीं, लेकिन एक गहरा, मंद अंधकार था जो केवल उसके चारों ओर नम गुफा की दीवारों में जड़े हुए गहरे नीले माना क्रिस्टल की नसों से ही टूट रहा था। उसने फिर पलकें झपकाईं, एक बार, दो बार, जैसे जैसे धुंध छटने लगी। और तभी उसने अपने आसपास के स्थान के विशाल आकार को महसूस किया। ऊंची, गुफा जैसी छतें, गीली दीवारें, और एक ऐसी दुर्गंध जो उसे सड़े हुए खून और जले हुए फर के मिश्रण जैसी लगी। लेकिन इन सब बातों से उनकी सांसें नहीं रुकी। क्या हुआ? क्या वे अंडे थे? बड़े पैमाने पर, आयताकार, उनमें से 5। उनमें से प्रत्येक लगभग एक आदमी जितना लंबा और इतना चौड़ा है कि अगर वे उसकी दिशा में लुढ़क भी जाएं तो उसे कुचल सकते हैं। जब उसने उन्हें अपने चारों ओर एक पूर्ण वृत्त में एकत्रित पाया, जबकि वो एक अज्ञात जानवर के घोंसले के बीचों बीच लेटा हुआ था। घोंसला टूटी हुई हड्डियों, सूखे स्नायु, जले हुए कपड़े की पट्टियों, धातु और किसी ऐसे बेचारे जानवर की खाल जैसी दिखने वाली चीज से बना था जो कभी 4 पैरों पर चलता था। ये क्या बकवास है? लियो ने हिलने की कोशिश की, लेकिन यह एक गलती साबित हुई, और वह भी बेहद क्रूर, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा हिला, उसकी छाती में तुरंत आग भड़क उठी। उसकी पसलियां चीख उठी, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़ों को कांटेदार तारों से घसीटा गया हो। हालांकि मानो ये सब काफी बुरा नहीं था, उसकी बाहें भी उसके दिमाग के आदेशों का जवाब नहीं दे रही थीं, जबकि वह अपने पैरों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। लियो ने अपने दांत भींच लिए, उसे अपने सीने में घबराहट बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। फिर भी उसने खुद को अपनी सांसों को स्थिर करने के लिए मजबूर किया। घबराओ मत, बस घबराओ मत, उसने खुद से कहा, जैसे ही सम्राट की उदासीनता ने उसकी मानसिकता को स्थिर करने के लिए अपना असर दिखाना शुरू किया। हर चीज में दर्द हो रहा था, उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, उसकी कॉलरबोन से लेकर उसके कूल्हों तक और उसके पैरों के तलवों तक। वो कई मायनों में टूट चुका था, और तब स्मृति वापस आ गई। काल, छलांग, विश्वासघात, पतन, जल, दर्द, नदी किनारे के पास बिजली गुल हो जाना। लेकिन ये नदी नहीं है। वो यह महसूस करते हुए जम गया कि शायद कोई जानवर उसे नदी के किनारे से उठाकर अपने घोंसले तक ले गया होगा। और दुर्भाग्य से, जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे दूर से किसी के चलने की हल्की लयबद्ध आवाज सुनाई देने लगी। धड़ाम धड़ाम हर गुजरते सेकंड के साथ आवाज तेज होती जा रही थी, क्योंकि संभवतः कोई विशालकाय चीज घोंसले की ओर आ रही थी। अरे यार, लियो की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। वो लकवाग्रस्त था, विशाल अंडों से घिरा हुआ था और एक राक्षस के घोंसले के अंदर असहाय पड़ा हुआ था। और इस बार उसमें हिलने डुलने या दौड़ने की भी ताकत नहीं थी। वो सोने और बेहोश होने का नाटक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो जानवर आखिरकार घोंसले के पास आ गया है और ठीक उसके ऊपर मंडराने लगा है। लियो ने सहज रूप से अपनी सांसों की गति को न्यूनतम स्तर तक धीमा कर दिया, जिससे उसकी छाती इतनी सूक्ष्म रूप से ऊपर नीचे होने लगी कि यह जीवन की बजाय भूकंप के बाद के झटके जैसा लग रहा था। उसने इसे महसूस करने से पहले ही सुन लिया था, एक भारी, कर्कश सांस जिसमें सड़े हुए मांस और सड़न की दुर्गंध आ रही थी। गर्म और नम, यह उसके चेहरे पर सड़न की परत की तरह लिपटा हुआ था। फिर एक हल्का सा धक्का लगा, एक चिकना, चमड़े जैसा थूथन धीरे से उसके कंधे पर दबा। जैसे ही जानवर ने उसकी त्वचा पर खट्टी गर्मी की एक और लहर छोड़ी, इससे पहले कि लार का एक गाढ़ा गोला उसके जबड़े से फिसलकर सीधे उसकी गर्दन पर जा गिरा। टपकना लियो का दिल अब उसकी पसलियों से टकराकर जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी तेज आवाज थी कि ऐसा लग रहा था मानो राक्षस के कुछ करने से पहले ही वो आवाज उसे धोखा दे देगी। लेकिन वो हिला तक नहीं, पलक भी नहीं झपकाए, जरा भी हरकत नहीं हुई। उस जानवर ने उसे फिर से धक्का दिया, सूंघते हुए, परखते हुए, अपनी नाक को उसकी छाती से उसके चेहरे तक घसीटते हुए। लियो ने महसूस किया कि लार की एक और गर्म बूंद उसके गाल के किनारे से नीचे उसके कान की नली में जा रही है। उसे लगभग उल्टी आने लगी, लेकिन समय रहते इसे दबा दिया गया।
अंततः अनंत काल तक चले तनाव के बाद वह प्राणी इस बात से संतुष्ट प्रतीत हुआ कि उससे कोई खतरा नहीं है, और उसने अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर लिया। धड़ाम लियो ने कदमों की आहट सुनी जो अगल बगल सरक रही थी, साथ ही एक हल्की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी जो लगभग बिल्ली की म्याऊं जैसी लग रही थी। ये बिल्ली की तरह कोमल या हल्की गुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी और शक्तिशाली गुर्राहट थी जो गुफा की दीवारों से टकराकर हिलते हुए पत्थर की दहाड़ की तरह गूंज रही थी। वो जानवर अंडों की ओर बढ़ा। वो उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पंजों के जमीन पर रगड़ने की आवाज से यह अंदाजा लग रहा था कि वह उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उनकी जांच कर रहे हैं, प्रत्येक की धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक जांच करना। लियो एकदम स्थिर रहा, उसकी नाक से मुश्किल से सांस निकल रही थी और उसके कान हर हलचल पर नजर रखने के लिए तल्लीन थे। एक अंडा, फिर एक और एक और। अंततः ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। तब जाकर उस जानवर की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसके कदम हल्के होते गए, उसकी सांसें दूर होती चली गईं, और अंततः गुफा की गहरी सुरंगों में उसकी उपस्थिति लुप्त हो गई। लियो हिला तक नहीं, 10 मिनट तक नहीं, क्योंकि उस जानवर को उसकी हलचल का पता चल सकता था। वो बस वहीं लेटा रहा, दिल गले तक धड़क रहा था, फेफड़े जल रहे थे, शरीर दर्द से चीख रहा था, जब तक कि उसे आखिरकार यकीन नहीं हो गया कि वो सब खत्म हो गया है। तभी उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आया हो। वो चीज कम से कम अलौकिक स्तर की थी। लियो ने गंभीर भाव से सोचा, अभी भी उस चीज द्वारा विकिरण केंद्रित माना ऊर्जा को महसूस करते हुए, क्योंकि उसके आसपास की हवा अभी भी उस अदृश्य तारकोल जैसी माना ऊर्जा से भरी हुई थी जिसे उस जानवर ने उत्सर्जित किया था। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भी इसे नहीं कर पाता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, इस टूटे हुए शरीर के साथ जो हिल भी नहीं सकता। इससे लड़ने का विचार हास्यास्पद था। अपनी आधी झुकी हुई आंखों से उसने जो थोड़ा बहुत देखा, उससे वो किसी विकृत कोमोडो ड्रैगन जैसा लग रहा था, खुरदरा, 4 पैरों वाला और सांप जैसी जीभ वाला जो धीरे धीरे हवा में रेंगती थी। लेकिन उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने की हिम्मत नहीं की थी। वो जोखिम नहीं उठा सकता था, और इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में ये क्या था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो चीज क्या थी। इसका नाम, इसकी प्रजाति, इसका वर्गीकरण, इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। जो मायने रखता था वो था जीवित रहना, क्योंकि अगर वह यहीं इस घोंसले में बेसुध पड़ा रहता, अपने आसपास के अंडों के फूटने का इंतजार करता रहता, फिर देर सवेर उसका अंत जन्म के भोजन के मेनू में होने ही वाला था, और इसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने इस टूटे फूटे शरीर को ठीक करना होगा, लियो ने सोचा। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था और वह पुआल से बिछे फर्श पर कमजोरी से छटपटा रहा था। हर हरकत से उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर दौड़ रही थी। वो उठ नहीं पा रहा था, करवट भी नहीं बदल पा रहा था, सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसकी पसलियों में चुभ रहा हो। लेकिन इससे उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो अपने धड़ को धीरे धीरे आधा इंच घुमाता था और हिलते हुए छोटी छोटी नियंत्रित सांसें छोड़ता था, इतनी धीमी गति से कि किसी का ध्यान आकर्षित न हो, लेकिन इतनी तेज गति से कि वो फिर से बेहोश न हो जाए। चलो चलो, यह अभी भी वही होना चाहिए। उसकी छाती में जलन हो रही थी, उसकी पीठ दर्द से चीख रही थी, लेकिन अंततः उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से, किसी परिचित चीज से छू गईं। उसके हृदय के ठीक ऊपर, उसके वस्त्रों के नीचे दबी हुई उसकी स्थानिक अंगूठी का ठंडा साधारण आकार। अच्छा हुआ, यह अभी भी यही है, भगवान का शुक्र है। उसने खुद को मुस्कुराने की इजाजत नहीं दी, अभी तक नहीं, क्योंकि उसे ढूंढना एक अलग बात थी। इसे बाहर निकाल रहे हो? असली लड़ाई तो वही थी। उसकी बाहें लगभग काम नहीं कर रही थीं, उसकी मांसपेशियां एकदम कमजोर हो चुकी थीं, और उसकी उंगलियां इतनी सुन्न थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और की हों। लेकिन उन्हें उन्हें हटाना ही पड़ा, भले ही इसमें उसे 1 घंटा लग जाए, भले ही इससे वो बेहोश हो जाए, उसे उन्हें हटाना ही था। इसलिए एक लंबी कांपती हुई सांस के साथ लियो ने अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती के पार ले जाना शुरू किया और अपनी ठुड्डी और कंधे का उपयोग करके अंगूठी को अपनी त्वचा से चिपकाए रखा ताकि वो फिसल न जाए। ये भद्दा था, ये धीमा था, और इससे बहुत दर्द हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने चोगे के किनारे को एक तरफ खींचना शुरू किया। आखिरकार कांपती हुई 2 उंगलियों के सिरों से वो पट्टी को फंसाने और उसे बाहर की ओर खिसकाने में कामयाब हो गया, बस इतना कि वो उसकी हथेली तक पहुंच सके। तुम्हारे पास, उसने उसे पकड़ लिया, कमजोरी से, लापरवाही से, लेकिन उसने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को अंगूठी के चारों ओर बंद किया और बची हुई थोड़ी सी ताकत से उसे अपनी हथेली में दबाया, उसकी सांस अटक गई। अब उसे बस इसे सक्रिय करना था,
जिसके लिए उसे अपनी कुछ ऊर्जा को रिंग में प्रवाहित करने की आवश्यकता थी। धत तेरे की, माना, लियो को एहसास हुआ और उसका दिल बैठ गया। जब से वो बेहोश हुआ था, उसके हाथ में कोई माना स्टोन नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वह न जाने कब से इस दुनिया की दूषित माना ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। क्या मेरे माना सर्किट तेजी से काम कर रहे हैं? क्या दूषित माना ने मेरे दिमाग को दूषित करना शुरू कर दिया है? लियो ने अपने माना सर्किट का त्वरित आत्मनिरीक्षण करते हुए सोचा। हालांकि उसे जो पता चला वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसे आशंका थी कि उसकी ऊर्जा धाराएं दूषित होकर अवरुद्ध हो जाएंगी। संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिखने की उम्मीद थी, काली पड़ चुकी ग्रंथियां, रक्त प्रवाह का रुक जाना, सुस्त गति या इससे भी बदतर भ्रष्टाचार की स्पष्ट कपकपी जो उसकी चेतना को अंदर से कुतरना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बजाय उसे जो मिला बिल्कुल विपरीत था। उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा केवल शुद्ध ही नहीं थी, यह एकदम साफ सुथरा था। यह स्पष्ट, जीवंत और मजबूत था। यह उसकी आदत से कहीं ज्यादा ताकतवर था। किसकी प्रतीक्षा? लियो ने 2 बार पलकें झपकाईं, स्कैन को दोबारा चलाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कुछ गलत तो नहीं सोच रहा था, लेकिन परिणाम नहीं बदले। उसके माना सर्किट में कठोरता का कोई संकेत नहीं था। उसके दिमाग पर छाए मानसिक धुंध का कोई निशान नहीं था। उसके शरीर से प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा में कोई गाढ़ापन या दानेदार बनावट नहीं थी, जो आमतौर पर दूषित परिवेशीय ऊर्जा को ग्रहण करने से उत्पन्न होती थी। इसके विपरीत उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा सहज, पोषणदायक और परिष्कृत थी। यह उसके शरीर में ऐसे प्रवाहित हुआ जैसे धूप से झुलसी त्वचा पर ठंडा पानी डाला गया हो, उपचार करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, ऊर्जा देने वाला, थकाने वाला नहीं। रुको रुको रुको, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा होना संभव नहीं था। परिवेशीय ऊर्जा को अवशोषित करने के बारे में उसने जितनी भी किताबें पढ़ी, उन सभी में ये सुझाव दिया गया था कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने के बाद व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने लगती है। उसके विचार भटकने लगने चाहिए थे, उसकी नसें कमजोर पड़ने लगनी चाहिए थी, उसके शरीर के परिपथ अंदर से सख्त होने लगने चाहिए थे, दूषित ऊर्जा के भार के कारण एक एक करके कठोर हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आखिर ये सब क्या है? फिर उसे अचानक ये बात समझ में आई। ये सब माना हॉट की वजह से हुआ। वह रहस्यमय अंग जो उसके अंतिम जागृति इंजेक्शन के दौरान विकसित हुआ था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में मेजर हैन भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बता सके थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये माना हृदय की वजह से हो सकता है? लियो ने सोचा, और अब वह माना के प्रवाह को और अधिक ध्यान से देखने लगा। अपने आसपास की हवा से अवशोषण के मार्ग का अनुसरण कर रहा था, और वह वहीं था, बिल्कुल स्पष्ट। विदेशी ऊर्जा धीरे धीरे और लगातार उसके शरीर में समाहित हो रही थी, लेकिन ये सीधे उसके तंत्रिका तंत्र में नहीं जा रही थी। यह उसकी छाती के बीचों बीच से गुजर रहा था, सीधे मन के हृदय से होकर, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था, कोमल तरंगों के साथ स्पंदित हो रहा था। जैसे ही उसने दूषित ऊर्जा को अवशोषित किया और उसे विघटित कर दिया, वह विस्मय से देखता रहा। मैंने देखा कि काले धब्बे घुलने लगे। मैंने देखा कि अशुद्धियां गायब हो गईं। उसने देखा कि कैसे गाढ़ा, भारी माना पतला और हल्का होता गया, जब तक कि केवल स्वच्छ ऊर्जा की एक शुद्ध धारा शेष नहीं रह गई, जिसे माना हृदय ने उसके शेष शरीर में एक धैर्यवान हाथ द्वारा छानकर पानी पिलाने की तरह प्रवाहित किया। हे भगवान, इस दुनिया की ऊर्जा से उसे कोई हानि नहीं हो रही थी। वो इससे अप्रभावित था, या यूं कहें कि उसका माना हृदय एक पूर्ण शुद्धिकरण तंत्र का काम कर रहा था, स्वचालित रूप से 24 घंटे। उसे उच्च श्रेणी के माना पत्थरों की आवश्यकता नहीं थी। उसके चारों ओर शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस दुनिया की परिवेशीय ऊर्जा को अवशोषित करने की तीव्र इच्छा को दबाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसका अपना शरीर ही उसके लिए काम कर रहा था। मैं शायद यहाँ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। अगर इस दुनिया की शक्ति मुझे भ्रष्ट नहीं करती, तो मैं शायद स्वर्ग में हूँ। यह एहसास उसे एक खामोश विस्फोट की तरह लगा। अगर कोई और योद्धा यहाँ गिरता, तो दूषित माना के संपर्क में आने से वो देर सवेर पागल हो जाता। उनके दिमाग सड़ गए होते, उनकी नसें पत्थर की तरह सख्त हो गई होती। लेकिन वो नहीं। एक अवर्णनीय संयोग के कारण लियो शायद समय स्थिर दुनिया में पागल हुए बिना जीवित रहने में सक्षम एकमात्र जीवित व्यक्ति हो सकता है, और इससे उन्हें बाहरी दुनिया में समय बहुत धीरे धीरे बीतने के दौरान मजबूत होने का एक अनूठा अवसर मिला। ठीक है, मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा और इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। अगर मुझे किसी बच्चे का भोजन ही बनना है, तो मेरे पास माना हॉट होने का कोई मतलब नहीं है। लियो ने खुद को याद दिलाया, जैसे ही उसने अपने स्पेशियल रिंग में मुट्ठी भर माना डाली और उसके अंदर रखी हुई उच्चतम श्रेणी की हीलिंग पोशन और बोन रीजनरेशन पोशन निकाली। तारांकन प्लप।
उसने अपने दांतों से नीले रंग की औषधि की बोतल का ढक्कन खोला और फिर प्यासे जानवर की तरह बिना रुके उसका सारा पेय पी गया और बोतल का सारा पेय एक ही बार में खत्म कर दिया। उसके शरीर में तुरंत ही गर्माहट की लहर दौड़ने लगी, जो पिघले हुए रेशम की तरह उसकी नसों में फैल गई और पहले सबसे तीखे दर्द को कम करने लगी, फिर गहरे आंसुओं को सुन्न कर दिया, जिससे उसकी नाड़ी धीरे धीरे स्थिर हो गई। कुछ सांसें लेने के बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं, अब वे अनियमित और दर्दनाक नहीं थीं, जबकि उसकी हड्डियों में जमी हुई चुभने वाली ठंड आखिरकार कम होने लगी। दर्द स्वाभाविक रूप से गायब नहीं हुआ, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन यह इतना कम हो गया कि उसे याद दिला सके कि वो अब मौत के कगार पर नहीं है। हालांकि वो टूट चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और सबसे बुरा समय अब बीत चुका था। एचपी रीजनरेशन पोषण पीने के लगभग 20 मिनट बाद लियो की उंगलियों के सिरों और शरीर के निचले हिस्से में संवेदना वापस आने लगी, और इसके साथ ही दर्द की एक नई लहर आई जो इतनी तीव्र और घुटन भरी थी कि जागने पर उसने जो कुछ भी महसूस किया था वो इसके मुकाबले कम दर्दनाक लग रहा था। यह उस तरह का दर्द नहीं था जिससे आप सिहर उठते, यह उस तरह का अनुभव था जिससे आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्या जागना एक गलती थी। उस तरह का अनुभव जिसके सामने मृत्यु अधिक दयालु विकल्प प्रतीत होती थी, क्योंकि जैसे जैसे नसें आपस में जुड़ती गईं और उसका शरीर धीरे धीरे फिर से महसूस करना सीख गया। लियो को उस घिनौने पेय को पीने का वाकई पछतावा हो रहा था। उसकी सांस अटक गई, उसकी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ गईं, मानो वो अपनी बाह में उठ रही पीड़ा से पीछे हट रहा हो, जबकि उसके घुटने अनियंत्रित रूप से फड़फड़ा रहे थे, बेकार और कांपते हुए, मानो उसे चुनौती दे रहे हो कि अगर उसमें हिम्मत है तो हिलने की कोशिश करे। धत तेरे की, अब तो और भी बुरा हाल है क्योंकि मुझे फिर से महसूस होने लगा है, लियो ने सोचा। अपने गले में उठ रही आह को रोकने के लिए उसने अपने होंठ दबा लिए और वह वहीं लेटा रहा, पूरी तरह से जानता था कि यह तो उसकी मुसीबतों की बस शुरुआत थी। इसके बाद उसे हड्डी पुनर्जनन औषधि लेनी थी, और ऐसा करने से पहले केवल एक ही नियम था, हर विस्थापित हड्डी को ठीक से संरेखित करना था। अगर वो इसे अभी पीता है तो उसका शरीर गलत आकार में ठीक हो जाएगा, उसका कंधा मुड़ा हुआ ही रहेगा, उसकी घुटने की हड्डी अपनी जगह से हटकर रहती थी, और वो ठीक होकर अपन बन जाएगा, जो बिल्कुल ठीक न होने से भी बदतर होगा। उसने अपने कंधे को घूरते हुए दर्द से कराहते हुए कहा, जो सूजा हुआ था, अपनी जगह से हट गया था और एक भद्दे कोण पर मुड़ा हुआ था, और वो अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होने वाला है और कितना दर्द होने वाला है। कोई विकल्प नहीं, इसे वापस लगाना ही होगा। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उन्होंने सचमुच ऐसा नहीं किया। उसे जबरदस्ती वापस अपनी जगह पर रखने के बारे में सोचते ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता था। लेकिन या तो यही करना था या फिर राक्षसों का भोजन बन जाना था। तो अंत में उसने दर्द को चुना। हिम्मत रखो लियो, तुमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। ये तो बस दर्द है, तुमने दर्द महसूस किया है, तुमने दर्द सहा है, बस कर डालो, उसने खुद से कहा, खुद को हिम्मत देते हुए। उसकी सांस गले में अटक गई और उसके हाथ कांपने लगे। और फिर उसने धक्का दिया। दरार गुफा में हड्डी के उल्टे टूटने जैसी एक आवाज गूंजी और उसने चीखने से खुद को रोकने के लिए अपने जबड़े को कसकर भींच लिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। रीढ़ की हड्डी में लगे झटके से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो चिल्लाया नहीं, उसने हाथ पैर नहीं पटके। वो वहीं कांपता हुआ, पसीने से तरबतर पड़ा रहा, जब आखिरकार उसका कंधा अपनी जगह पर वापस आ गया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद उसकी नज़र अपने दाहिने घुटने पर पड़ी, जो अपनी जगह से हट गया था। उसमें दर्द हो रहा था और वह अपनी जगह से टेढ़ा हो गया था, क्योंकि उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि इसे वापस अपनी जगह पर लाना कंधे से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। आह, धिक्कार है मुझे, उसने फिर से अपने दांत भींच लिए। लेकिन इस बार उसने टालमटोल नहीं की। दोनों हाथों को अपनी जांघ पर रखकर और एक गहरी सांस लेते हुए उसने तुरंत उसे वापस अपनी जगह पर खींच लिया। धड़ाम उसने घुटने की हड्डी को घुमाकर वापस उसकी सही जगह पर धकेल दिया, और वो लगभग पूरी तरह से बेहोश हो गया था। धिक्कार है, हे भगवान, इस शापित ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई की पवित्र माँ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। शब्द अर्थहीन थे, लेकिन किसी तरह उसे चेतना से जोड़े रखे हुए थे। उसके बाद कुछ देर तक वो हिला तक नहीं। अगले 20 मिनट तक उसकी सांसें उथली रहीं, क्योंकि वो अपने होठों को खोलकर सांस ले रहा था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसके अंगों में कंपन धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी, उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था। लेकिन सबसे बुरा तो हो चुका था, उसकी हड्डियां अपनी जगह पर थीं। और आखिरकार उस औषधि को पीने का समय आ गया था। कांपना। अपनी मुश्किल से काम कर रही उंगलियों और लगभग नाकाम हो चुकी पकड़ के साथ लियो ने अपने भंडार में रखी दूसरी शीशी की ओर हाथ बढ़ाया। एक गाढ़ी
गहरे लाल रंग की शीशी जिस पर काले रंग का ढक्कन लगा हुआ था। हड्डी पुनर्जनन औषधि। उसने दांतों से ढक्कन खोला। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है या गले से नीचे उतरते समय इससे कितनी जलन होती है। वो बस पी गया। वो भूखे प्यासे आदमी की तरह हवा के लिए छटपटा रहा था। तरल पदार्थ उसके गले से ऐसे उतर रहा था जैसे आग से झुलसा हुआ तेल, गाढ़ा, कड़वा, धातु जैसा, जिससे उसकी जीभ मुड़ गई और पेट में मरोड़ उठी। फिर कुछ ही सेकंड के बाद बूम, उसकी हड्डियों के भीतर एक धीमी धड़कन गूंज रही थी। एक धीमी, स्पंदित लय जो उसकी कमर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलती थी, मानो पिघली हुई धातु को एक टूटे हुए सांचे में डाला जा रहा हो। अब शुरू करते हैं। लियो ने खुद को तैयार किया, जबड़ा कस लिया, हाथ भींच लिए, क्योंकि उसे पहले जो दर्द महसूस हुआ था वो तो बस शुरुआत थी, जबकि मुख्य भोजन अभी शुरू ही हुआ था। यह एक धीमी कंपन के रूप में शुरू हुआ, सूक्ष्म, लगभग भ्रामक। लेकिन कुछ ही सेकंड में यह एक आदिम रूप में बदल गया, क्योंकि उसके शरीर की हर एक दरार गर्म होने लगी। न जले, न चुभे, लेकिन गर्मी, मानो टूटी हुई हड्डी के हर टुकड़े को अंदर से आग लगा दी गई हो और अब बिना बेहोशी या दया के उसे फिर से जोड़ा जा रहा हो। इससे पहले कि वह इसे रोक पाता, उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई। उसकी पीठ घोंसले में बिछी पतली भूसी और हड्डी की परत से रगड़ खा रही थी। उसके दांत इतनी कसकर भींचे हुए थे कि उसे लगा जैसे उसके मुंह में कुछ टूट गया हो। सांस लो, बस सांस लो, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। दर्द असहनीय था, अड़ जाना। अब वो तीखा नहीं रहा, वो गहरा हो गया था। यह अस्थि मज्जा में रेंगता हुआ चला गया। ये हर धड़कन के साथ धड़कता था। और यह सिलसिला रुका नहीं, ये रुका नहीं। मिनट अनंतकाल में तब्दील हो गए। हर धड़कन हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। हर सांस लेना एक अभिशाप है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद काम रहा है या पूरी दुनिया उसके साथ काम रही है, लेकिन वो बस इतना ही कर सकता था कि खुद को थामे रखे। उसकी चेतना में, उसकी मानसिक स्थिति के लिए, अपनी बची हुई आखिरी बची हुई स्वाभिमान की भावना के लिए। वो चिल्लाया नहीं, वो नहीं रोया, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके होठों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे लंबे 10 मिनटों को सहन किया। जब तक अचानक दर्द का स्तर स्थिर हो गया, फिर उसकी चमक फीकी पड़ गई। फिर राहत मिली, पूरी तरह से नहीं, आराम से नहीं, लेकिन इतना काफी है, इतना काफी है कि वो बिना दर्द सहे फिर से सांस ले सके। इतना काफी था कि उसकी मुठियां खुल जाएं। इतना जानना ही काफी था कि यह काम कर रहा था। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, आस पास भी नहीं, लेकिन हड्डियां आपस में जुड़ रही थीं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और फिलहाल इतना ही काफी था। अभी भी होश में हूं, लियो ने सोचा, अपनी आंखें बंद करते हुए उसका सिर भूसे पर पीछे की ओर गिर गया। अभी भी संघर्ष जारी है, कहीं दर्द के नीचे दबी हुई। वो लगभग मुस्कुराया। समय ठहर गया। संसार, अज्ञात भूमिगत गुफा। 6 घंटे बाद 6 पीड़ादायक घंटे रेंगते हुए बीत गए। हर एक घंटा पिछले घंटे से धीमा था, क्योंकि लियो घोंसले में गतिहीन पड़ा था, अपने आधे ठीक हो चुके शरीर की सुस्त, स्पंदनशील धड़कन के माध्यम से हर मिनट को गिन रहा था। उसके चारों ओर का अंधेरा अपरिवर्तित रहा। उसके नीचे बिछी ठंडी घास से उसे कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि उसके आसपास कुछ भी जरा सा भी नहीं बदला। प्रकाश की कोई झिलमिलाहट नहीं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई ऐसी आवाज नहीं जिससे ये पता चले कि 1 सेकंड भी बीत गया है। और फिर भी समय के उस खोखले अंतराल में कहीं न कहीं दर्द इतना कम हो गया कि उसके विचार फिर से तेज होने लगे, क्योंकि उसकी स्पष्टता धीरे धीरे वापस आने लगी। और इसके साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसे जीवित रहने की, भागने की तो बात ही छोड़िए, कोई उम्मीद रखनी है तो उसे ये ठीक से समझना होगा कि वह कहाँ है। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। पहले तो वो जरा भी नहीं हिचका, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि एक भी गलत कदम उसकी नाजुक स्थिति को बिगाड़ सकता है और उसे सीधे बेहोशी में वापस धकेल सकता है। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसकी आंखों के पीछे की धड़कन धीमी नहीं हो गई, जब तक उसके विचार बनने पर बिखरना बंद नहीं हो गए, और तभी उसने चुपचाप अपने प्रत्येक अंग का परीक्षण करना शुरू किया। उसने पहले अपनी उंगलियों, फिर पैर की उंगलियों, फिर घुटनों पर परीक्षण किया, ये सावधानीपूर्वक आंकलन करते हुए कि उपचार औषधि ने क्या ठीक किया है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ठीक नहीं किया है। और शुक्र है, जब तक उसने जांच शुरू की तब तक उसकी उंगलियां हरकत करने लगी, उसके पैर की उंगलियां फड़कने लगी, और उसकी रीढ़ की हड्डी में 6 जगहों से दरार महसूस नहीं होने लगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं था, बल्कि इससे बहुत दूर था, लेकिन रेंगने के लिए इतना काफी था। और इसलिए धीरे धीरे, सोच समझकर एक तरफ लुढ़कते हुए, लियो ने खुद को संभाला और अपने शरीर को घोंसले के किनारे की ओर घसीटना शुरू कर दिया, नीचे झुककर,
चुपचाप अपने बगल में मंडरा रहे विशाल अंडों को परेशान न करने का ध्यान रखते हुए जैसे जैसे वो टूटी हुई घास और हड्डियों के टूटे टुकड़ों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका हर कदम उसकी इच्छा के विरुद्ध उसी प्रकार घर्षण पैदा करता था जैसे पत्थर के विरुद्ध लोहा। उसने जो भी 1 इंच की दूरी तय की वो दांत भींचकर और आधे अधूरे अपशब्दों के साथ हासिल की, लेकिन आखिरकार वो सफल हो गया। वह घोंसले के किनारे तक पहुंचा, बस इतनी ऊंचाई तक कि वह अपना सिर उठाकर बिखरे हुए अवशेषों के ढेर के पार देख सके। अंततः उसने अपने चारों ओर फैली गुफा को उसके वास्तविक स्वरूप में देखा। जब लियो ने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल गुफा में है जो सभी दिशाओं में फैली हुई है, जिसकी गीली दीवारों पर नीले माना क्रिस्टल असमान रूप से जड़े हुए हैं, क्योंकि नीले क्रिस्टल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो गुफा को हल्की चमक प्रदान कर रहे हैं। वो किसी ऊंचे स्थान या विशाल चट्टान पर नहीं था। वो गुफा के मुख्य तल से लगभग 10 मीटर ऊपर किनारे की दीवार के साथ एक दरार में छिपा हुआ था, जिसके सामने 8 अलग अलग सुरंगों के मुहाने खुले हुए थे। प्रत्येक सुरंग के मुहाने को अनूठी बनावटों से तराशा गया था और प्रत्येक मुहाने पर अलग अलग तरह का खतरा मंडरा रहा था। कुछ ढलानदार हिस्से छाया में नीचे की ओर जाते थे, कुछ अचानक मुड़कर आंखों से ओझल हो गए, जबकि कुछ गले किसी ऐसे जानवर के गले की तरह सिकुड़ गए थे जो अंदर आने वाली किसी भी चीज को निगलने के लिए तैयार हो, क्योंकि लियो दूर से ही एक नजर डालकर ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे किस में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद उसने गुफा के फर्श का जायजा लिया, क्योंकि गुफा में जगह जगह टूटी हुई हड्डियों के ढेर और बड़े बड़े पंजों के निशान बिखरे पड़े थे, जो विशेष रूप से 2 सुरंगों से निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। पंजों के निशानों के बगल में खून के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता है कि किसी चीज को चीखते चिल्लाते और मरते हुए उनके बीच से घसीटा गया था। गुफा के अंदर हवा बिल्कुल शांत थी, हवा का कोई प्रवाह नहीं था और गुफा के अंदर कोई आवाज भी नहीं थी, क्योंकि अंदर सुनाई देने वाली सबसे तेज आवाज उसकी अपनी सांसों की हल्की सरसराहट थी। गुफा इतनी शांत थी कि प्राकृतिक होना लगभग असंभव सा लग रहा था। ऐसी शांति जो केवल उन जगहों पर पाई जाती है जहां शिकारी जानवर शिकार करते हैं या सोते हैं। और लियो, हालांकि अभी दौड़ने या पूरी तरह से उठने के लिए तैयार नहीं था, एक बात को पूरी निश्चितता के साथ समझता था। असल चुनौती इस घोंसले से बाहर निकलना नहीं थी, सबसे मुश्किल काम तो इसके बाद आने वाली चीजें थीं। आगे के भूल भुलैया से बचकर निकलना, अंधे होकर रास्ता खोजना, उन चीजों से बचना जो अंधेरे में उससे कहीं बेहतर देख सकती थीं, और किसी तरह गंदगी में एक और धब्बा बने बिना सतह पर वापस आने का रास्ता खोजना। मैं अभी इतना मजबूत नहीं हूं कि अपने पैरों पर खड़ा होकर सुरंगों का पता लगा सकूं, इसलिए फिलहाल मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प आराम करना और अपने शरीर को थोड़ा और ठीक होने देना है। लेकिन अगर अंडे टूटने लगे या मुझे दूर से उस विशालकाय जानवर के लौटने की आवाज सुनाई दे तो मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा, लियो ने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए घोंसले के किनारे पर पीठ टिकाकर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक और उच्च श्रेणी का उपचार करने वाला पेय निकाला। तारांकन, इसी बीच सतह पर राइडेन, काल और बॉब तैरते हुए द्वीपों से होते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे अपनी यात्रा पूरी करने के करीब थे और दूसरी तरफ जाने से पहले उन्हें 5 से भी कम छलांगें लगानी बाकी थीं। हालांकि यहीं पर काल ने दोबारा हमला करने का फैसला किया और इस बार उसने राइडेन को अपना अगला निशाना बनाया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, यह इतनी तेज गति से चल रही है कि इसे रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब राइडेन किनारे के पास खड़ा होकर अगली छलांग के समय का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था और बॉब सो रहा था, थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा था, तभी काल ने राइडेन से तुरंत छुटकारा पाने का फैसला किया। लात मारना, उसने अपनी अलौकिक शक्ति से राइडेन को लात मारी और उसे तैरते हुए द्वीप के किनारे से नीचे फेंक दिया। यह एक ऐसा चौंकाने वाला हमला था जिसकी राइडेन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या काल! राइडेन की चीख सन्नाटे को चीरती हुई सायरन की तरह गूंज उठी। धुंध भरे शून्य में उसकी आवाज गूंजती रही, क्योंकि वह हवा में छटपटा रहा था, हाथ किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पैर लात मार रहे थे। आतंक ने उसकी आवाज को एक आदिम रूप दे दिया था। नहीं काल तुम कमीने हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को इसकी परवाह नहीं थी। और नहीं काल ने ऐसा किया। वो किनारे पर खड़ा रहा, उस आकृति को धुंध में गायब होते हुए देखता रहा, जब तक कि राइडेन की चीख की गूंज भी खामोशी में विलीन नहीं हो गई। जब तक बॉब अचानक हुई आवाज से भ्रमित होकर जागा, तब तक ये पहले ही समाप्त हो चुका था। रेडेन कहाँ है? बॉब ने आंखें चौड़ी करते हुए और घबराहट भरी आवाज में चट्टान के किनारे को देखते हुए पूछा। लेकिन काल जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने झूठ बोलने से पहले थकान का नाटक करते हुए एक लंबी धीमी सांस छोड़ी। वो कूद गया, काल ने कहा, जबकि बॉब अविश्वास से पलकें झपका रहा था। क्या? बॉब ने पूछा, मानो उसे इस कहानी पर विश्वास ही न हो।
क्योंकि काल ने बेखौफ होकर अपनी बात पर जोर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बस चला गया, जैसे उसने हार मान ली हो। उसने कहा कि वह इस दुनिया के अंधकार को और सहन नहीं कर सकता। अफसोस, वह यहाँ जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। काल ने दर्द से कराहती आवाज में कहा, और कहानी को विश्वसनीय बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉब ने उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय बॉब ने अपना हथियार निकालते हुए थकावट भरे स्वर में काल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मैंने उसे अंत में तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुना था। तुमने क्या किया? काल के चेहरे पर धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान फैल गई।